टेस्ट में हम लोग ने 70 तक क्वेश्चन लगा लिए थे। अब हम 71 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो देखिए, जो क्वेश्चन 71 है उसका आंसर हमारा डी है, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही नहीं है। तो पहले कथन में उन्होंने बोला था कि जो आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन, मतलब इमरजेंसी लगती है तो भारत का एकात्मक स्वरूप हो जाता है, मतलब सेंटर पे सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। क्या वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है? तो ये सही नहीं है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। जो स्टेट होते हैं वो राज्य के नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कोई संशोधन नहीं होता और ये क्या है, एकात्मक स्वरूप हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का संघीय सामान्य समय के दौरान से एकात्मक स्वरूप आपातकाल के दौरान में इस तरह का परिवर्तन विश्व के किसी भी संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक, तो ये किसी भी संविधान से नहीं लिया गया है, इसलिए कथन एक गलत था। दूसरे में उन्होंने कथन में कहा था, मैं क्वेश्चन में, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की क्या एक अनूठी विशेषता है? नहीं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है, इसलिए भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता नहीं है। तो मतलब जैसे आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो है वो हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए कथन दो भी गलत था। इसलिए 71 का हमारा डी था। अब 72 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। सेकेंड, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। तीसरा, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक या दो, केवल दो या तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन 72 का आंसर ए था, मतलब कथन केवल एक सही था, दो और तीन सही नहीं थे। तो राज्यों को पुनर्गठित, जो स्टेट होते हैं उनको मतलब एक पुनर्गठित करने की, ठीक है, दोबारा से उन्हें गठित करने की जो शक्ति है संसद के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए थे। पहला कहा गया था कि अगर ऐसा कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो क्या विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो ये कथन सही था कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो अगर राज्यों के पुनः मतलब राज्यों में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, सॉरी, पूर्व सिफारिश चाहिए है। ठीक है। और कथन दो में कहा गया था कि आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। तो वो सही नहीं है कि संविधान के आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य में सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। तो देखिएगा, भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र में मतलब विदेशी राज्य को सौंपना है तो इसको आसान नहीं बनाया गया, संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी टफ होती है। ठीक है, तो आप आसानी से ऐसे ही नहीं सौंप सकते। तो कथन दो गलत था, संशोधन करना पड़ेगा संविधान में इसके लिए। तीसरा कथन था, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो वो भी सही नहीं है। अगर देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई विधेयक संसद में साधारण बहुमत, ना कि विशेष बहुमत, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो कथन तीसरा हमारा सही नहीं था। तो क्वेश्चन 72 का हमारा ए आंसर था। अब 73 देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकंड, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक दो तीन। तो 73 का सी सही है, यानी केवल एक और तीन कथन सही था, दूसरा सही नहीं था। पहले कथन में कहा था कि वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हाँ, संविधान के आर्टिकल 165 के द्वारा राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो मतलब राज्य में है तो राज्यपाल करेगा महाधिवक्ता की नियुक्ति।
कथन दो दो नहीं है, इसमें कहा गया था नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो नहीं। महाधिवक्ता के लिए पात्रता शर्तों में न्यूनतम आयु सीमा शामिल नहीं है, तो ये उनकी मतलब मिनिमम एज नहीं बताई गई है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, ठीक है, हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने के योग्य हो, दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा होना चाहिए, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता उसे होना चाहिए। कथन 3 सही है, उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, उसे वह पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, तो राज्यपाल जो बोलेगा उसे उतने पारिश्रमिक मिलेगा, ठीक है। तो कथन 3 सही है हमारा। तो 73 का हमारा सी आंसर था। अब 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। तो 74 का हमारा ए आंसर था। इन्हें बोला था कि जो रेट जारी करते हैं ना, रेट, तो कौन सी निजी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, ठीक है। निजी व्यक्ति के साथ हम किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी कर सकते हैं, तो केवल एक सही है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ही ऐसा है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट निजी व्यक्तियों के साथ साथ एक सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जबकि अन्य रिटें जैसे परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेरण केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही की जा सकती है, ठीक है। बाकी क्या है, सिर्फ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध की जा सकती है, इसलिए कथन ए ही सही था। तो 74 का हमारा आंसर ए था। अब 75 देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आर्टिकल 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधानसभाओं को। आर्टिकल 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीसरा, आर्टिकल 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्धक कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, 2 3, 1 3 या 1 2 3। तो जो हमारा क्वेश्चन 75 है उसका ए आंसर है, यानी कि केवल 1 और 2 कथन सही था आर्टिकल 33 के संबंध में। तो जो आर्टिकल 33 है उसके कथन एक था कि विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधानसभाओं को, ये बात सही थी। तो देखिए आर्टिकल 33 क्या है। आर्टिकल 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, उनके सदृश बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 33 में है जो भी हमारे फोर्सेज होती हैं उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है, ठीक है। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन, उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करना है, ठीक है, ताकि वो अपने कर्तव्यों का अच्छा से पालन करें। इसलिए आर्टिकल 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधानसभाओं को। तो ये शक्ति केवल संसद को, ये कथन सही था। सेकंड कथन में कहा था इनने क्वेश्चन में कि आर्टिकल 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो कथन हमारा सही है। संसद द्वारा निर्मित ऐसी किसी भी विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जब उन्हें मूल अधिकार दे ही नहीं रहे हैं तो उसके आधार पर चुनौती कैसे दे सकते हैं न्यायालय में, है ना। तो पहला और दूसरा तो रिलेट हो रहा है। फिर कथन तीसरा था आर्टिकल 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्धक कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती है, ठीक है, तो वो हमारा गलत था। तदनुसार राज्य में सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और पुलिस बल अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि को अधिनियमित किया है। ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने के अधिकार, ट्रेड यूनियन या राजनीतिक संघों का सदस्य बनने के अधिकार, प्रेस के साथ संवाद करने के अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शनों में भाग लेने के अधिकार आदि पर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। क्या, ताकि जो देखिए जो सुरक्षा की जानकारी है वो लीक ना हो, इसलिए ये सब करा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्य, वाक्यांश में सशस्त्र बलों के नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोईया, चौकीदार, बूट मेकर, दर्जी आदि जैसे कर्मचारी भी शामिल है जो गैर युद्धक नॉन कॉम्बेटेंट कर्मचारी हैं, ठीक है। तो मतलब केवल युद्धकर्मी और सशस्त्र बल ही इसमें शामिल नहीं होते, बाकी उनके जो दूसरे काम कर रहे हैं, मतलब कोई खाना भी बना रहा है तो वो सब भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए कथन तीसरा सही नहीं था। इसलिए क्वेश्चन 75 का केवल ए आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन 76। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऐसे सही है? 1, ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है।
दूसरा, वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक दो या एक दो तीन। तो 76 क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है, यानी केवल एक। ठीक है, तो कैग के रिलेटेड इसमें पूछा गया था। तो वह पहला था, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। तो सही है। भारत का संविधान आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ये बात सही है, तो कथन एक सही था। वह लोक निधि का संरक्षक है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। कथन एक सही था। कथन दो में कहा गया था कि उसकी एज है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की होती है। ठीक है, कथन दो में कहा गया था, लेकिन ये सही नहीं है। वह 6 वर्ष की अवधि है, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65। तो इसमें उसमें 70 और 5 दिया गया था हमें क्वेश्चन में, तो वो गलत हो गया। कथन 3 में कहा था इनने, कथन में हमें कि केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो गलत है। कोई भी मंत्री संसद दोनों सदनों में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और किसी भी मंत्री को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारा 3 सही नहीं था। तो 76 का हमारा ए आंसर था, केवल पहला कथन सही था। अब 77 देखते हैं क्वेश्चन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है? एक, राज्यों में कुशासन होना। सेकंड, राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। तीसरा, केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो तीन या एक दो तीन। तो 77 का सी आंसर है, यानी केवल दो और तीन कथन सही है। तो इन्हें ये यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर किसी राज्य में हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए उसे किस आधार पर उचित माना जा सकता है। राष्ट्रपति शासन बहुत इसकी विवाद होता रहता है, ठीक है, क्योंकि तो मतलब क्या कभी भी लगा देते हैं इसलिए। तो पहला कथन था कि राज्यों में कुशासन होना क्वेश्चन में, वो गलत है। देखते हैं क्यों। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग 1988 की रिपोर्ट के आधार पर भूमि मामले में उच्चतम न्यायालय 1994 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया है जहाँ आर्टिकल 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारी सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी, तो उसने क्या है के आधार पर भूमि मामले में उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उन परिस्थितियों को बताया भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि जहाँ क्या आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा। देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आप इससे बेसिक चीज़ें भी सीख रहे हैं, करंट भी सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर करा रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट। जहाँ विधानसभा में आम चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा, ठीक है, की स्थिति हो, तो बता रहे हैं कि कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित होगा। अगर देखिए जहाँ क्या है विधानसभा के चुनाव के बाद कोई सी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, ठीक है, जहाँ विधानसभा में बहुमत रखने वाला दल सरकार बनाने से इनकार कर देता है और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई अन्य गठबंधन ना हो। ठीक है, तो बहुमत रखने वाला दल अगर सरकार बनाने से इनकार कर दे, जहाँ कोई परिषद विधानसभा में अपनी हार के बाद त्यागपत्र दे देता है और कोई अन्य दल विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार या सक्षम ना हो, ये बात हो गई। ठीक है, मतलब अगर सरकार नहीं बन पा रही है, मेन चीज़, ठीक, जहाँ राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की अवहेलना की गई हो। तो हमें कहा गया था कथन 3 में कि केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की गई हो, तो वो सही है, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो तीसरा सही था। ठीक है, और था कि आंतरिक उपद्रव, अशांति, उदाहरण के लिए कोई सरकार विचारपूर्वक संविधान और विधि के विरुद्ध कार्य कर रही हो, इसका परिणाम हिंसक विद्रोह के रूप में सामने आए, तो लग सकता है राष्ट्रपति शासन। भौतिक विखंडन, जहां सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने से इनकार कर दे, और इससे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो कथन 2 में हमें कहा गया था कि अगर राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, तो ये बात ठीक है। ठीक है, अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित होगा, मतलब गलत क्यों होगा लागू करना राष्ट्रपति शासन। तो देखिए जहाँ कोई मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोने पर त्यागपत्र दे देता है,
अर्थात बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। मतलब दूसरी सरकार बन सकती है लेकिन वो जांच ही नहीं कर रहा राज्यपाल, ठीक है। तब जहाँ राज्यपाल विधानसभा में किसी मंत्रिपरिषद के समर्थन का स्वयं आकलन करता है और मंत्रिपरिषद को विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर राज्यपाल ये नहीं देख रहा है कि सरकार बन सकती है या नहीं, या खुद बनाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, खुद स्वयं आंकलन कर रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। जहाँ विधानसभा में बहुमत के समर्थन का उपयोग कर रहे सत्तारूढ़ दल को लोकसभा के आम चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा हो, जैसा कि वर्ष 1977 और 1980 में हुआ था, ठीक है। ये बात आंतरिक गड़बड़ी जिससे कोई आंतरिक उपद्रव या भौतिक तोड़फोड़ ना हुई हो, ठीक है। अगर आंतरिक गड़बड़ी है लेकिन कोई बड़ा उपद्रव या ये सब नहीं हुआ है। राज्य में कुशासन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप और राज्य में वित्तीय संकट, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है, जो मैं कथन 1 में था, ठीक है। अब कैसे डिफाइन कर देंगे कुशासन है, कुछ हर बार जब उन्हें लगाना होगा तो कह देंगे कुशासन है, ऐसा नहीं होगा ना। जहाँ राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ स्थितियाँ विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित हो सकती हैं, जहाँ सत्ताधारी दल की अंतर्दलीय समस्याओं को हल करने के लिए किसी भी बाह्य असंगत उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाता है, तो इन परिस्थितियों में लगाना गलत होगा। इसलिए 77 का सी सही था, 2 और 3। अब 78 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? एक, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। दूसरा, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। तीसरा, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 3, केवल 2 3 या 1 2 3। तो क्वेश्चन 78 में बोला गया था कि कौन से प्रावधान जो है, मतलब कौन सी नई चीज़ें जो हमें संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में संविधान में शामिल की थी। तो आंसर हमारा डी है, यानी तीनों कथन ही सही थे। पहला था, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये प्रावधान 42 या 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये बाद में जोड़ा गया था, है ना। और सेकंड कथन था, 18 वर्ष की अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, ये भी बाद में जोड़ा गया। 61 जो हमारा 61 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक। कथन तीसरा था, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ये भी बाद में जोड़ा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यह प्रावधान पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया था। उपरोक्त सभी प्रावधानों को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया, इस करेक्ट। इसलिए क्वेश्चन 78 का हमारा आंसर डी था, ठीक। अब 79 देखते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। सेकेंड, मैग्नेटर का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो क्वेश्चन जो 79 है उसका सी आंसर है, यानी 1 और 2 कथन दोनों सही है। इसमें पूछा गया था अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर, ठीक है। ये क्या है? अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट हुआ था, ठीक है, उसकी खोज थी। तो इसके बारे में इनने कथन दिए थे। पहला, ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो बात सही है। हाल ही में खगोलविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने एक अत्यंत दुर्लभ विशालकाय विस्फोट के बारे में पहला साक्ष्य प्राप्त किया है, ठीक है। ये लोग नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, तो इन्हें एक बहुत अत्यंत दुर्लभ विशालकाय विस्फोट हुआ था, ठीक है। उसका पहला साक्ष्य प्राप्त किया जिसे अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के रूप में जाना जाता है। इसके कहा गया अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर, जो 13 मिलियन वर्ष दूर स्थित एक मैग्नेटर से उत्सर्जित हुआ। मैग्नेटर एक प्रकार के पृथक न्यूट्रॉन तारे होते हैं, एक न्यूट्रॉन तारे होते हैं, याद रखिए, जिसमें सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये क्षणिक एक्सरे स्पंदन के रूप में तीव्र विस्फोट का अनुभव करते हैं, जो सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। यहाँ तक कि निष्क्रिय मैग्नेटर भी सूर्य से हजारों गुना अधिक
चमकदार हो सकते हैं। कथन एक सही है। ठीक, तो क्यों? क्योंकि ये धीमी गति से घूमने वाला एक प्रकार न्यूट्रॉन तारा है जिसे सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व में होने की भविष्यवाणी की गई थी। शोध में शामिल वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक ही घटना ने सूर्य द्वारा लाखों वर्षों में उत्सर्जित विकिरण के बराबर ऊर्जा मुक्त की। कथन दो सही है कि मैग्नेटर का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। तो सही है, उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत ध्रुवीकृत और उज्ज्वल है। प्रत्येक विस्फोट के बाद 30 से 60 सेकंड तक बना रहता है और ये व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। और कभी कभी छोटी अवधि के विस्फोट स्पंदन 0.5 सेकंड से कम भी शामिल होते हैं और अन्य स्थितियों में एक शांत निर्बाध प्रोफाइल दिखाई देती है। ये प्रोफाइल घंटों के समय अंतराल पर विकसित होती है। ठीक है, तो दोनों कथन सही थे हमारे, इसलिए क्वेश्चन 79 का हमारा आंसर सी था। 80 देखते हैं क्वेश्चन। राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि पहला, इसका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। सेकंड, ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। तीसरा, ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, 2 3 या फिर 1 2 3। तो क्वेश्चन जो 80 है उसका डी है, 1 2 3। ठीक है, ये निदेशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं पूछा गया था, तो तीनों कथन सही है। तो हम देखते हैं, यद्यपि निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करते, कोई भी विधिक उपाय नहीं बताते हैं, फिर भी ये निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक है, कोई लीगल राइट्स नहीं है इन पर, लेकिन फिर भी ये यूज़फुल है क्योंकि ये अनुदेशों की तरह है, या ये भारतीय संघ में सभी अधिकृतों को संबोधित समान संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन नवीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ठीक, ये न्यायालयों के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शक है, मतलब न्यायालय भी इन्हें एक मार्गदर्शक की तरह ले सकते हैं। ये न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं और जो विधि में संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने वाली शक्ति होती है। ये सभी राज्य क्रियाओं, विधायिका और कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालय को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। ये प्रस्तावना के विस्तृत रूप प्रदान करते हैं, इससे भारत में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए प्रतिबल मिलता है। ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू विदेशी नीतियों में स्थायित्व निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। मतलब एक तरीके से हर तरीके से हेल्पफुल है, ये ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें दिमाग से भी समझनी पड़ती हैं। ठीक है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना था। ठीक है, तो ये इन्हें करा। इसके बाद है मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका कार्यान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। राजनीतिक लोकतंत्र का आर्थिक लोकतंत्र के बिना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों में क्या है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है, लेकिन जो हमारे DPSPs हैं उनमें राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की भी बात की गई है। ये विपक्ष द्वारा सरकार का नियंत्रण सरकार ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्ताधारी दल का निदेशक तत्वों का विरोध और इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। तो 80 का हमारा डी सही था। ये लगभग तीनों काम करते हैं निदेशक तत्व। ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए। ठीक है, कि हमें उनमें कोई एक चीज़ तो दी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ज़्यादातर काम ये करते होंगे। ठीक है, तो मतलब पढ़ा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने, लेकिन हाँ ये सब चीज़ों में, क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ों को कवर करते हैं, तो इस तरीके से हर चीज़ में हेल्प करते हैं, न्यायालय में भी और वैसे भी। तो ये सब आप अब थोड़ा सा माइंड लगा के ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिनमें मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछा गया है वो चीज़। अब आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।